Assalamu alaikum dear students, lecture number 11 of nuclear physics 2. In this lecture we discuss about the limitation of compound nucleus theory. In the previous lecture we discussed about compound nucleus theory in details. Now further extend this lecture with the limitation of compound nucleus theory and also discuss about nuclear cross section in details. Contents or outlines of the presentation today lectures is limitations of compound nucleus and compound nucleus theory and nuclear cross section. Limitation of compound nucleus theory is या कंपाउंड न्यूक्लियस भी इसको कह सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपाउंड न्यूक्लियस आपके पास क्या है। तो कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास जो था वो इस तरह से था कि कंपाउंड न्यूक्लियस जब हम कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करता है किसी भी टारगेट न्यूक्लियस पर आकर, तो देन आपके पास जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि मोस्टली हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन थी वो सपोर्ट करती थी कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी को क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, ठीक है, यानी कि उसकी मेजरमेंट्स और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं कैलकुलेशंस सब में उसकी जो है वो सपोर्ट करती थी। बट सर्टेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी, लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी के साथ जो है वो नहीं उसको वेरीफाई करते, वैलिड नहीं है उसके लिए। देयरफॉर कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी इज वैलिड विद सर्टेन लिमिटेशन। अब इसलिए कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी जो है वो वैलिड है। वो कौन सी लिमिटेशंस हैं उनको हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस इसमें फर्स्ट हमारी जो इसकी लिमिटेशन है उसमें हमारे पास है द इंसिडेंट पार्टिकल लूजेज इट्स आइडेंटिटी व्हेन इट मेक्स इंटरेक्शन विद लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी हो सकते हैं, वन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड्स करता है हमारे टारगेट न्यूक्लियस पे कि जब कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल्स जब आके स्ट्राइक करता है किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो वो क्या करता है अपनी एनर्जी जो है वो टारगेट न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देता है, यानी कि वो उसको साथ शेयर कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बट इन केस ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाई, लेकिन जो लाइटर न्यूक्लियाई होता है वो इस तरह से अपनी जो एनर्जी जो है वो शेयर नहीं करता जो आपके पास है। उसी तरह से आफ्टर रिएक्शन जो है वो डिफरेंट आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इस तरह से जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी एनर्जी जो है वो टारगेट न्यूक्लियस में दे देता है, लेकिन और उसके साथ एटॉमिक पार्टिकल जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो भी इमिट करता है। लेकिन जो लाइटर न्यूक्लियस है इस केस में जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं होती। आपने देखा होगा उसमें हमने कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी में उसकी एनर्जी की वैल्यू बताई थी कि हम इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो 50 मेगा इलेक्ट्रॉन उसका पार्टिकल जो होगा वो आके उसके साथ स्ट्राइक करेगा, तो देन न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। अगर इससे ज्यादा या कम होगी तो उसमें जो है वो इश्यूज आते हैं। तो इस तरह लाइटर न्यूक्लियाई जो हमारे पास था उसके लिए ये थ्योरी जो है वो उस पर अप्लाई नहीं होती। सेकंड है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास क्या है। अब क्रॉस सेक्शन जो एरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग आर न्यूक्लियर रिएक्शंस, अब वो कह सकते हैं कि ऐसा एरिया लार्ज एरिया जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो वहां पर अकर होगा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। एंड देयर इज एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स व्हेन अ कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड और हम क्या कह सकते हैं कि ये वहां वो वाला एरिया जब प्रोटॉन्स की एमिशन होती है और कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। हमने रिएक्शंस पढ़े कि जिसमें हम स्टार्ट में क्या करते हैं कि आपके पास टारगेट इंसिडेंट पार्टिकल्स आया, उसने स्ट्राइक किया, कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ठीक है, कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। अब वो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में यूनिट्स जो है वो इंक्रीज होती हैं, उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर्स उसका इंक्रीज होता है, चार्ज नंबर। तो इस तरह से वो जो एरिया होता है वहां पे ये क्रॉस सेक्शन उसको हम कहते हैं। व्हेन न्यूक्लियर रिएक्शन इज इनिशिएटेड विद प्रोटॉन्स रादर देन न्यूट्रॉन्स, और अब ये कहते हैं व्हेन न्यूक्लियर रिएक्शन इज इनिशिएटेड, ठीक है, विद प्रोटॉन्स रादर देन न्यूट्रॉन्स। अब ये वो एरिया है जब न्यूक्लियर रिएक्शंस का स्टार्ट होता है, इनिशिएशन होता है विद प्रोटॉन्स के साथ के प्रोटॉन जो है वो स्ट्राइक कर रहा है रादर देन न्यूट्रॉन। दिस इज द कंट्राडिक्शन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है प्रोटॉन्स का रादर देन न्यूट्रॉन्स के साथ, ये एक कंट्राडिक्शन है कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी की, जहां पर वो जो है वो वैलिड नहीं होती। अब क्योंकि उसमें जब टारगेट न्यूक्लियस होता है कुछ न्यूक्लियॉन्स वो जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, समटाइम्स सारे न्यूक्लियॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस होता है। इसलिए ये जो है वो सेकंड लिमिटेशन है ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस की।
उसके बाद लिमिटेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस में थर्ड हमारे पास पॉइंट है, समटाइम्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिटेड पार्टिकल्स इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंट्रस चैनल्स। तो एंट्रस चैनल्स हमारे पास क्या होता है, हमने बताया है कि जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल होता है वो जब आके स्ट्राइक करता है टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो ये जो हमारे पास होता है इसको हम एंट्रस चैनल कहते हैं, कि जिसमें वो एंटर होता है टारगेट न्यूक्लियस के अंदर, और ये वाला जो प्रोसेस है वो हम उसको एंट्रस चैनल का नाम देते हैं। लेकिन जब वो वहां से कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स और प्रोडक्ट न्यूक्लियस में, उसको हम एग्जिट चैनल कहते हैं। तो अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इमिटेड पार्टिकल्स की, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में आप उसकी एनर्जी, ठीक है, और जो उसका है कि जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है सब पार्टिकल्स की वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वो डिफरेंट होगी। सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन विच आर इनिशिएटेड विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रोसीड इन अ मैकेनिज्म, दिस इज नॉट कंसिडर्ड विद कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी। अब ये मैकेनिज्म वाले की अब आता है, हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े थे जिसमें हमने डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ा था, कि जिसमें हमने बताया था कि जब रिएक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां पे कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन नहीं होती। अब यही उसी की कंट्राडिक्शन है कि वहां पे भी जो आपकी कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होती। उसका क्या रीजन है, इसकी भी कोई इन्होंने इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि वो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है वो क्यों चेंज हो जाते हैं, आपके पास जो है वो इस तरह से कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। तो ये आपके पास इसकी लिमिटेशन है कंपाउंड न्यूक्लियस की। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन आप लोगों के पास क्या है, इसकी जो है वो कैलकुलेशंस थोड़ी सी जो है वो हम करेंगे एक्सपेरिमेंटली, इसको ऑब्जर्व करके किस तरह से करते हैं। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया और टारगेट एरिया प्रेजेंटेड बाय अ न्यूक्लियस टू एन इंसिडेंट पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। क्या मतलब, ये आप वो एरिया कह सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर कोई भी आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल्स आके टारगेट न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करता है, तो वो जो एरिया होता है जहाँ पर वो न्यूक्लियर रिएक्शन अकर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन इज द इफेक्टिव एरिया दैट गवर्न्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन इवेंट। यानी कि वो कहते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर स्कैटरिंग होगी, यानी कि हम न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ते हैं ना कि सम न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इलास्टिक डिफरेंट टाइप्स हमने उनकी पढ़ी है, जिसमें वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके इंसिडेंट पार्टिकल्स को और कुछ में वो स्कैटर्ड हो जाते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स में। तो वो जो एरिया होता है इफेक्टिव एरिया के जिसमें इफेक्ट हो रहा है, इफेक्टिव एरिया यानी कि जो उस कि आप कह रहे हो उसके अंडर आ रहा है, कि जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल आके स्ट्राइक कर रहा है टारगेट न्यूक्लियस के, तो वो जो इफेक्टिव एरिया है उसको हम कहते हैं जहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी है अकरिंग की किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। जी स्टूडेंट्स, सब क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन में the interaction will occur with 100% probability if the projectile hits the solid। कि अगर आपके पास कोई भी जो टारगेट न्यूक्लियस है सॉलिड है तो उसकी इंटरेक्शन जो है वो 100% कहते हैं प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है वो उस सॉलिड्स को हिट करेगा। द इंटरेक्शन विल नॉट अकर एट ऑल इफ इट मिसेस the total interaction probability for the single projectile will be the ratio of the area of the section of the solid cross section to the total target area। अब इस सारी लाइंस का क्या मतलब है कि इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं होगी जहाँ पे उसका लाइट न्यूक्लियस होगा, लाइट वेट होगा, ठीक है, और टोटल इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके पास अगर सिंगल प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सिंगल प्रोजेक्टाइल की कुलयन आप कह सकते हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन कह सकते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कुलयन की किसी भी सिंगल प्रोजेक्टाइल के लिए वो रेशियो होगी किसकी, एरिया की और क्रॉस सेक्शन की ऑफ द टोटल टारगेट एरिया। फॉर्म में भी हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे ये एक डायग्राम है इसकी न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की। यहाँ पर ये जो आपके पास
यहाँ पर ये जो आपके पास हैं ये इंसिडेंट पार्टिकल्स है, ठीक है। ये आपके पास कोई भी थिन शीट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक स्मॉल उसका एरिया ले लिया है स्फीरिकल फॉर्म में, ठीक है, कि इतना पोर्शन हम ले रहे हैं कि यहाँ से आपके पास टारगेट इंसिडेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं इस शीट पर। तो ये जो उसका हमने एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया स्फीरिकल फॉर्म में, जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो आपके पास आ रहे हैं पार्टिकल्स, उनकी कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की, या उनकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक पार्ट ले लिया। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर सिंगल पार्टिकल्स है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो उसको आप सिग्मा से इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स है उसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दे, वो ज़्यादा हो जाएगा, नंबर n उसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्दर सारी डिटेल्स जो है वो हम उसमें डिस्कशन करते हैं कैलकुलेशंस में कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और इसको जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, द टारगेट एरिया और क्रॉस सेक्शन सिग्मा ऑफ ईच न्यूक्लियस व्हेन न्यूक्लाई ऑफ टारगेट आर considers spheres of radius r and incident particles are point projectile is given as। अब यहाँ पे ये देखें कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्फीयर है, अब कोई भी हमारे पास अगर स्फीयर्स होता है तो हमें पता है कि स्फीयर्स का जो एरिया होता है उसको हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे वो टारगेट एरिया जो हमारे पास है उसको हम क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं और उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा से। अगर सिंपल हम एरिया कहते हैं हम यहाँ पे ए लिख दें, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन के लिए लिख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने स्पेसिफिक लिया है इफेक्टिव एरिया उस न्यूक्लियस का, कि जब वो न्यूक्लाई पर टारगेट करता है तो वो स्फीयर की फॉर्म में है, उसका रेडियस आर है, तो उसका जो टोटल एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। और सेकंड अभी मैं आपको बता रही थी कि इसके जो यूनिट्स होते हैं क्रॉस सेक्शन के, अगर आपसे पूछ लिए जाएं फॉर नॉलेजमेंट के लिए कि इसके जो यूनिट्स होते हैं वो BARN बार्न, ठीक है। ये 1 बार्न यानी कि 1B आप इसको लिख सकते हैं कि जो 1B होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू पावर, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया भी आप कह सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू पावर -28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमारे पास मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है तो वो आपके पास उसी के यूनिट्स आ जाएंगे। लेकिन ये स्मॉल यूनिट्स हम क्रॉस सेक्शन एरिया, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम बार्न बोलते हैं, तो वो इक्वल होता है 10 रेज टू पावर -28 मीटर स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से पढ़ते कि अभी जो हमने डायग्राम्स देखी है उसको डिस्कस किया है, उसी को फर्दर जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। कि हम कंसीडर करते हैं कि कोई पार्टिकल है आपके पास, वो पासिस कर रहा है नॉर्मली थ्रू अ थिन शीट ऑफ मटेरियल हैविंग एरिया ए। जो भी मैंने आपको दिखाई डायग्राम्स में थिन शीट वो किस फॉर्म में थी, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि इस फॉर्म में भी हमने देखा कि ये एक शीट है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आ रहे हैं आपके पास, तो इस शीट पे आके जो है वो स्ट्राइक करेंगे। एक स्पेसिफिक एरिया हमने ले लिया जो स्फीयर फॉर्म में लिया, अब उसमें से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कह रहे हैं वो नॉर्मली जो है वो पास कर रहे हैं, और उनका जो हमारे पास जो एरिया है इसका वो क्या है, ए। दिस शीट कंटेन्स NT न्यूक्लाई विच हैज नो ओवरलैपिंग। अब वो कहते हैं कि ये जो आपके पास शीट है, थिन शीट है, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लाई कितने हैं, NT नंबर मीन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लाई, वो NT है। और वो क्या कह रहे हैं कि सारे स्प्रेड हैं, यानी कि स्प्रेड आप मतलब इस मीनिंग में कह सकते हैं कि कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। जैसे हम कोई चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना किसी चीज़ पे, इस तरह से आप कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इस तरह से हर एक अपनी एक स्पेसिफिक नॉर्मल एरिया से जो है वो शीट पे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ जो है वो ओवरलैपिंग नहीं कर रहा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू क्लाइड विद न्यूक्लाई इज गिवन एज। अब जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लाई है उसके साथ जो है वो पार्टिकल कोलाइड करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी कोलिजन की, कि वो किस तरह से जो है वो कोलाइड करेगा अपने टारगेट न्यूक्लियस के साथ। तो उसका हमारे पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विच इज इक्वल टू एग्रीगेट एरिया ऑफ न्यूक्लाई,
कि हमारा जो एरिया है, जो हमने न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है न्यूक्लियर का, वो एरिया आपके पास आ जाएगा, ओवरऑल एरिया जो है वो आ जाएगा। उससे हम वो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन की निकाल सकते हैं। जैसे हम लेते हैं ना प्रोबेबिलिटी, वैसे भी स्टैटिस्टिकल में भी अगर पढ़ें या दूसरे किसी में भी, कि जो आप इवेंट करवा रहे हैं, जो आप जानना चाह रहे हैं जिस इवेंट के अकॉर्डिंग के ऑड नंबर्स को या आप इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, तो आप टोटल जो नंबर्स होंगे उस पर डिवाइड करते हैं और साथ में आपके पास इवेंट के आ जाते हैं। इसी तरह से जो एग्रीगेट आपका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो पार्टिकल है आके कोलाइड करेगा और ओवर होल एरिया के साथ उसको आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन आ जाएगी। सिंपली आप इसको कोलिजन प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। अब ये मैंने लिखा है NT इंटू सिग्मा। अब सिग्मा इसलिए कि वो आपके पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी स्पेसिफिक आप ये जो स्फीयर था आपके पास, उसकी आप स्पेसिफिक जो है वो प्रोबेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए सिग्मा मल्टीप्लाई बाय उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लाई होंगे टोटल उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय होल एरिया जो है आपके पास शीट का A, उस पर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। Their quantity NT over A is number of nuclei per unit area। अब ये तो सिंपली हमने उसका एग्रीगेट निकालने के लिए लिख लिया सिग्मा मल्टीप्लाई बाय NT ओवर A के कोलिजन की आ गई। लेकिन अगर हमने उसकी सरफेस टेंसिटी देखनी है या हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लाई पर यूनिट एरिया है उसको हमने कैलकुलेट करना है, तो फिर ये जो आपके पास NT ओवर A, NT क्वांटिटी NT ओवर A इज द नंबर ऑफ न्यूक्लाई पर यूनिट एरिया। ये क्या है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लाई हैं और कितने एरिया में हैं उस पर हम डिवाइड कर देंगे। और सेकंड आप इसको कह सकते हैं कि ये सरफेस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लाई है, कि जो आपके पास न्यूक्लाई है उसकी सरफेस डेंसिटी है। अब अगर सरफेस डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के सरफेस डेंसिटी किसके इक्वल है, सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू NT ओवर A। इसको अब हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखते हैं द सरफेस डेंसिटी ऑफ शीट हैविंग एरिया A एंड थिकनेस T इज गिवन एज। अब वो कहते हैं उसका एरिया तो A है लेकिन उसकी अगर हम थिकनेस देखें तो वो T है। अब T हमारे पास उस फार्मूला में नहीं है सरफेस डेंसिटी में, तो हमारे मैथमेटिकल्स में रूल है कि उस चीज़ को अगर हम चाह रहे हैं कि उसको इंट्रोड्यूस करवाएं उस चीज़ में, तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थिकनेस के साथ जो उस शीट की थिकनेस है उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जिसको हमने T से रिप्रेजेंट किया है, और डिवाइड भी उसी से कर देंगे। तो ये आपके पास सरफेस डेंसिटी इक्वल आ जाएगी NT ओवर A इंटू T ओवर T। अब सरफेस डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, NT ओवर V इंटू T। अब ये V हमारे पास किस तरह से आया, हमें पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम जो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय उसकी जो हाइट होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे, और सेकंड आप इसको ये भी कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, के आपकी 3 साइड्स का जो होता है थिकनेस और उसकी जो विड्थ थिकनेस है, जो उसका लेंथ है और हाइट है, उस सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम आता है, क्योंकि इसका यूनिट भी मीटर क्यूब होता है 3 टाइम्स। तो अब ये एरिया में आ गया आपके पास विड्थ एंड उसकी जो लेंथ है मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये आपके पास बन जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो ये T था उसकी थिकनेस है और एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्म्स आ गई, तो ये मिलके क्या बना देंगे आपको वॉल्यूम। तो इसको हमने चेंज कर दिया विद वॉल्यूम। तो आपके पास सरफेस डेंसिटी किसके इक्वल आ गई, NT ओवर V मल्टीप्लाई बाय T। ये T जो आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो आपके यहाँ पे वैसे ही आ गया, तो ये आ गई उसकी सरफेस डेंसिटी। अब सरफेस डेंसिटी विच इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय T, इक्वेशन 2 इसको हमने कहा। अब ये N मल्टीप्लाई बाय T ये हमने निकाली थी नंबर ऑफ न्यूक्लाई पर यूनिट एरिया, ठीक है NT। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लाई जस्ट लिखने हैं ओवर होल एरिया तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, N के, ठीक है N। तो अब ये आपके पास, अब देखें, अब होल आपके पास थिन शीट थी तो उसका थिन शीट यानी कि वॉल्यूम हम कहते हैं कि जितनी स्पेस में वो सारी चीज़ें आ रही हैं उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो अब वो जो थी उसको हमने कहा कि टोटल शीट की जो सरफेस डेंसिटी है पूरी शीट वो है N, कैपिटल N। और ये जो NT हम ले रहे थे वो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से ले रहे थे उस पॉइंट की जिसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे थे। अब ये जो टोटल N है वो किसके इक्वल है, NT ओवर V, ठीक है। तो NT ओवर V ये जो आपके पास है वो किसके इक्वल आ गया, N के, मल्टीप्लाई बाय T कर देंगे तो इसको हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास क्या है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, सरफेस डेंसिटी इक्वल आई थी एन टी ओवर वी, और जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी उसमें हमारे पास सरफेस डेंसिटी किसके इक्वल आई थी, एन मल्टीप्लाई बाय। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड्स इक्वल है तो ये हमारे पास राइट साइड्स भी इक्वल आ जाएंगे। तो इसको हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। एग्ज्यूम दैट, अब हम सपोज कर लेते हैं कि इंसिडेंट बीम कंटेनिंग n पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मूविंग विद वेलोसिटी v, कि जो हमारे पास इंसिडेंट बीम है, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे पास, इंसिडेंट पार्टिकल्स या प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स, हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो उनके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इज मूविंग विद वेलोसिटी, और उनकी वेलोसिटी क्या है, v, जिससे वो मूव कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द इंसिडेंट बीम क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पार्टिकल फ्लक्स। अब ये आप लोगों को पता है, फ्लक्स आपने पढ़ा हुआ है, एफएससी लेवल में भी पढ़ा है कि फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वो इफेक्टिव एरिया आता है जिसमें से वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अगर हम कहें, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं कि उस एरिया से जो वो पास कर रही हैं, तो वो हमारे पास जो उनकी मूविंग की रेट है, जो जिससे वो आ रहे हैं, तो वो उसको हम कहते हैं कि वो फ्लक्स है उनका। तो यहाँ पे भी वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बीम आ रही है, तो वो पार्टिकल्स फ्लक्स हम उसको कहते हैं। अगर हम उस क्रॉसिंग यूनिट एरिया को इन यूनिट टाइम में हम स्टडी करें, टाइम के लिहाज से उस यूनिट एरिया को स्टडी करें, तो वो हम कहते हैं वो पार्टिकल का क्या है, फ्लक्स है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में। तो पार्टिकल फ्लक्स इज इक्वल टू, पार्टिकल फ्लक्स इक्वल आएगा पार्टिकल्स के कितने आपके पास पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। यूनिट टाइम के लिहाज से हम देख रहे हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। सेकंड, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ओवर एरिया इनटू डिस्टेंस। अब ये वेलोसिटी और एरिया में, डिस्टेंस में हमने किस तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है, जो बेसिक इक्वेशंस है हमारी, जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस करते हैं तो स्टार्ट में हम इक्वेशन 1 पढ़ते हैं, वो हम क्या पढ़ते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, v मल्टीप्लाई बाय टी। अगर यहाँ से अगर हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो हमारे पास टाइम क्या आ जाता है, t इज इक्वल टू s ओवर v। s ओवर v, ठीक है। अब ये टाइम पहले ही हमारा डिवीजन में है, तो ये डिवीजन में जब हम लिखेंगे s ओवर v, तो वो जिसको जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेलोसिटी ऊपर चले जाएगी अपर साइड पे, और डिस्टेंस जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीजन में पुट करनी है टाइम की वैल्यू। तो यहाँ पर जब हम s ओवर t पुट करेंगे, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, तो ये v क्या होगा, ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिस्टेंस जो है वो नीचे आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पार्टिकल जो फ्लक्स है उसको आप इस तरह से कन्वर्ट करके भी इसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ओवर एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। पार्टिकल फ्लक्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ओवर वॉल्यूम। अब हमें ये पता है कि वॉल्यूम एरिया के साथ एक थर्ड टर्म्स आ जाए, यानी कि जो टोटल एरिया है वो कितने डिस्टेंस में है, या उसकी कितनी थिकनेस या लेंथ है, हाइट है, उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो इस तरह से इसको एरिया मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम। तो इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास पार्टिकल फ्लक्स किसके इक्वल आया, n इंटू वी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं n इंटू वी। अब ये क्या है, ये हमने एग्ज्यूम कर लिया, हैंस वी कैन राइट, कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ओवर एरिया इंटू टाइम, कि ये जो आपके पास पार्टिकल्स एरिया इंटू टाइम आया है, यानी कि पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ओवर वॉल्यूम, उसको हम इक्वल ले लेते हैं n इंटू वी के। ये हमने एग्ज्यूम कर लिया कि हमारे पास पार्टिकल फ्लक्स इसके इक्वल आ गया n इंटू वी के। अब ये n इंटू वी के इक्वल है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद कुलैयन। अब अगर हम कुलैयन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ कुलैयन फाइंड आउट की थी, इसलिए उसकी वैल्यूज पुट करने के लिए इस इक्वेशन में हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स के। तो कुलैयन मल्टीप्लाई बाय पार्टिकल्स ओवर एरिया इंटू टाइम विच इज इक्वल टू एन वी इंटू कुलैयन। कुलैयन के साथ बोथ साइड्स पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये भी कह सकते हैं बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करने, या आप कह सकते हैं कि कुलैयन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। तो ये आपके पास आ गया कुलैयन ऑफ पार्टिकल्स ओवर एरिया इंटू टाइम विच इज इक्वल टू एन वी इंटू, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कुलैयन जो हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 में की थी वो क्या थी, एन टी, इक्वेशन 1 से पहले जो फार्मूला लिखा था एन टी
इंटू सिग्मा ओवर ए, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई थी उसको हम इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स ओवर एरिया इंटू टाइम विच इज इक्वल टू एन वी इंटू सिग्मा एन टी। अब ये एन टी किस तरह से आया है, ये यहाँ पे जो आपके पास एन टी ओवर ए था ये एन के इक्वल है, तो वो आपके पास एन आ गया, ठीक है, सिग्मा ओवर ए, आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू एन टी। इन इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लें तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सिग्मा जस्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा कि सिग्मा राइट साइड पे अगर आपकी इक्वेशंस क्या उसको वहीं पे रहने दे, तो दूसरी जो टर्म थी वो इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, एन वी इंटू एन टी, कोलिजन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। This equation shows that cross section for the collision is equal to the number of collisions per unit area per unit time for unit incident particles flux and unit nuclear density। अब यूनिट का वर्ड यहाँ पे हमने क्यों यूज किया है कि अगर हम सिर्फ सिंगल पार्टिकल्स के लिए स्टडी करना चाह रहे हैं कि अगर जस्ट एक पार्टिकल जो है वो आके स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है आपके टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो उस यूनिट एरिया में उस यूनिट टाइम में जो यूनिट इंसिडेंट पार्टिकल्स आ रहा है उसका फ्लक्स और उसकी जो यूनिट न्यूक्लियर डेंसिटी है वो किसके इक्वल होगी, तो ये आपके पास फार्मूला आता है उसका। द रिलेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी न्यूक्लियर प्रोसेस। इस रिलेशन को हम किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट limitation of compound nucleus theory and nuclear cross section. For further details you can search these topics from in these books, reference books. Thank you so much. If you have any problem in this lectures you can ask me on the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.